सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 जो हमने बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया है आईआईटी जैम 2023 के लिए। ओके, तो हमारा टारगेट ये है कि हम रोज़ का रोज़ 5 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे समझने का, क्योंकि अभी तक आपने थ्योरीज तो वगैरह तो बहुत पढ़ लिया होगा, बट अब उसको अप्लाई करने की बारी है कि उन थ्योरीज को अप्लाई कैसे करना है। और एग्जाम में मतलब बहुत सारा थ्योरी याद ना रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यही सब वीडियोस का मोटिव है, ठीक है। मतलब आप लॉजिकली भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको उन टर्म्स के मतलब वगैरह पता है तो ये मोटिव है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस। सो क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कि अपने पास एक ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इस तरह का दिया हुआ है, और कुछ ऑप्शन है कि t2 raised to k equal to this, t2 raised to k plus 1 is this, range of this is this and range of this is this, whatever it is। तो सबसे पहले तो समझते हैं। देखो, इस तरह का क्वेश्चन करने का एक दो तीन मेथड है, ठीक है। मैं इजीली समराइज करता हूँ फटाफट। एक तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एज अ फंक्शन लेके चलो, काइंड ऑफ f ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। x कॉमा वाई एक फंक्शन है एक तरह का। तो यहाँ पे देखो t रेज टू 2k इक्वल टू t बोला है फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मान लो कि k की वैल्यू 1 है ना, क्या दिक्कत है। तो बेसिकली टी स्क्वायर टी के बराबर होना चाहिए। टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टी स्क्वायर मतलब फंक्शन का स्क्वायर नहीं यहाँ पे, ठीक है। टी स्क्वायर का मतलब है टी कंपोजिट विथ टी। ओके, सो टी कंपोजिट विथ टी एक्स वाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी ऑफ टी एक्स वाई। ये है आपका टी स्क्वायर। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि टी स्क्वायर क्या है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे टी एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई दिया है तो आपने टी स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स कॉमा वाई का स्क्वायर कर दिया, और किसी और मतलब महान भाव ने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर दिया। तो ये टी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। टी स्क्वायर का मतलब है फंक्शंस का कंपोजिशन। तो टी एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई हमें, माइनस एक्स और कॉमा वाई। तो आपको इसका निकालना है। तो देखो टी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, माइनस एक्स कॉमा वाई, मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसका नेगेटिव और सेकेंड टर्म एज इट इज। तो अब अगर आपको टी ऑफ माइनस एक्स कॉमा वाई निकालना है तो फर्स्ट टर्म का नेगेटिव मतलब ये, और सेकेंड टर्म एज इट इज। तो आपने टी स्क्वायर एक्स वाई निकाला और आपको आंसर क्या मिल गया, एक्स वाई। तो ये तो आइडेंटिटी है ना। मतलब आइडेंटिटी मतलब क्या, अगर आप फंक्शन में कोई नंबर डालो तो वही आपको दे देगा सेम का सेम, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये तो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो पहला ऑप्शन है कि टी स्क्वायर इक्वल टू टी आना चाहिए। तो क्या टी स्क्वायर टी के बराबर है, लॉजिकली देखो टी स्क्वायर क्या है, एक्स वाई, और टी क्या है, माइनस एक्स वाई। क्या है, दोनों बराबर है, नहीं। तो ऑप्शन ए क्या है, गलत, इजी। सेकेंड ऑप्शन टी रेस टू 2k प्लस 1 दिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ टी का, तो टी क्यूब क्या हो जाएगा, टी के बराबर। और टी क्यूब मतलब क्या, अगर मैं सेकंड ऑप्शन में के की वैल्यू 1 ले लूँ तो वही बोला ना, टी क्यूब इक्वल टू माइनस टी आना चाहिए, लेकिन मेरा टी क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो सपोज हमने टी के इक्वल टू ए करना है, तो आपने ऑलरेडी टी स्क्वायर तो निकाल लिया है। अब टी क्यूब कैसे निकलेगा, टी क्यूब निकलेगा टी क्यूब बराबर टी ऑफ टी स्क्वायर। तो टी ऑफ टी स्क्वायर क्या है, एक्स कॉमा वाई, और टी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, माइनस एक्स कॉमा वाई। क्या ये माइनस टी के बराबर है, माइनस टी क्या है, अगर टी जो है माइनस एक्स कॉमा वाई है तो माइनस टी क्या है, एक्स कॉमा माइनस वाई है। तो दोनों बराबर नहीं है ना, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ऑप्शन बी भी गलत है। बहुत लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है। ओके, ऑप्शन 3 जरा एक बार पढ़ो, तब तक मैं ये सब रफ करता हूँ। तो दो ऑप्शन तो हमने दिखा दिए कि भाई गलत है, बहुत ईजी। इसको मतलब फंक्शन की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो कर सकता है, ऐसा नहीं कि पूरी लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब द रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ रेंज ऑफ टी। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो ये समझते हैं। देखो, पहले तो प्रॉपर सबस्पेस की बात करते हैं, क्या होता है। मतलब मान लो कि दो सबसेट है ए और बी, अगर दोनों वेक्टर स्पेस हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी,
ये तो सबसेट हो गया जो इक्वल टू बी भी हो सकता है। प्रॉपर का मतलब है कि ए होगा बी सबसेट ऑफ बी और इक्वल नहीं हो सकता। ए कांट बी इक्वल टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ए और बी से छोटा है, मतलब अगर ये कहीं बी है मेरा तो उसके अंदर कहीं ए होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं बहुत सारे वेक्टर स्पेस और हम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सोचो, एक दो एग्जाम्पल। वैसे तो ये भी एक एग्जाम्पल है, बट इसके अलावा एक दो सोचो। मैं देना चाहता हूँ बट देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसको सोचो, प्रॉपर सबस्पेस। ठीक है, और ये तो प्रॉपर सबस्पेस और प्रॉपर सबसेट में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप सोचो। तो हमें बताना है कि रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज अ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ रेंज ऑफ टी। तो देखो, जब अगर ये इसका सबसेट है तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। ठीक है, तो रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है पहले तो ये बताओ। जैसे अगर टी एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स कॉमा वाई है, एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन मान लो टी है जो कि डोमेन ए से रेंज यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वही तो उसका रेंज होगा। तो यही तो रेंज है टी एक्स वाई का, है ना। तो रेंज ऑफ टी एक्स वाई क्या है, माइनस एक्स कॉमा वाई। अब इसको बेसिस के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, माइनस एक्स 1, 0 प्लस वाई 0, 1। तो दो बेसिस आ गए, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, 2। और टी स्क्वायर कितना था, टी स्क्वायर एक्स वाई तो आइडेंटिटी था। तो इसको भी अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे। तो इसमें भी दो बेसिस हैं, तो इसका भी डायमेंशन कितना है, 2। तो प्रॉपर तो नहीं है, क्योंकि प्रॉपर मतलब लेस देन, इक्वल टू नहीं, लेस देन। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ, अगर ये मेरा ए था ये मेरा बी था, तो बट इन दोनों का डायमेंशन तो 2 2 आ रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, गलत। ऑप्शन डी क्या हो गया, ट्रू, इक्वल आ रहा है। ठीक है, और भी एक दो तरीके हैं जो हम ट्राई करते हैं करने का, मतलब आई थिंक वो काम कर जाएंगे, मुझे भी उतना आइडिया है नहीं, बट हाँ करने चाहिए, बिकॉज लेट्स सी, लेट अस सी इट। अब मैट्रिक्स का तरीका है और कुछ नहीं। तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो उसको आप एज अ मैट्रिक्स देख सकते हो। ठीक है, और सारी प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स में स्टडी करके आप वापस से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफर कर सकते हो। तो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए मैट्रिक्स में, रेंज क्या होता है, कर्नल एंड ऑल दैट। जैसे टी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स कॉमा वाई। तो अब इसका मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं हम लोग, पहले तो टी ऑफ 1, 0 निकालते हैं, तो क्या आ गया, -1, 0। तो यहाँ पे बेसिस क्या है, 1, 0, 0, 1। यहाँ पे बेसिस क्या है, 1, 0, 0, 1। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा इसको यहाँ के बेसिस के फॉर्म में दिखाएंगे। तो ये क्या होगा, -1, 1, 0 प्लस 0, 0, 1। और टी ऑफ 0, 1 क्या आ जाएगा, 0, 1, विच इज 0 ऑफ 1, 0 प्लस 1 ऑफ 0, 1। तो अब ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं यही तो मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, -1, ये पहले आएगा, ये बस नेक्स्ट कॉलम में आएगा यहाँ, ये वाला बंदा यहाँ आएगा और ये वाला बंदा यहाँ। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बन गया है। अब पहला ऑप्शन क्या था, के की वैल्यू 1 के लिए टी स्क्वायर इक्वल टू टी आना चाहिए। तो ये आपका टी है, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो टी स्क्वायर क्या है, -1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 1। देखो ये टी के बराबर आ रहा है क्या, -1 इंटू -1, 0। तो पहला एलिमेंट ही 1 हो गया, लेकिन पहला तो -1 था, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेम आप सेकंड चेक कर लो। अब आते हैं रेंज पे। तो मैट्रिक्स से रेंज कैसे निकालते हैं, देखो मैट्रिक्स का साइज मान लो m क्रॉस n है, जो कि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, तो तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है ना, वही उसका रेंज होता है। तो अगर आपको ना रैंक निकालना आना चाहिए मैट्रिक्स का। ठीक है, आई फॉरगॉट कि रैंक है कि नहीं IIT जैम के सिलेबस में, बट जहाँ तक मेरा है तो है, आई थिंक, रैंक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक तो 2 है, आप इजीली निकाल सकते हो अगर आपकी रैंक की नॉलेज है तो। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म। तो इस टी का जो रैंक है वो 2 है, और टी स्क्वायर जो मैट्रिक्स आएगा उसका रैंक भी 2 है। तो दोनों का रैंक 2 है, मतलब दोनों के रेंज इक्वल है। तो अगर आपको रैंक का नॉलेज नहीं है या फिर सिलेबस में नहीं, तो आप एक बार कमेंट करो, मैं विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, आई थिंक है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पावर सीरीज जो है कुछ इस तरह का होता है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर n। ये मतलब सेंटर जीरो पे हम निकाल रहे हैं। वैसे तो सेंटर हम चेंज भी कर सकते हैं, बट ये सेंटर जीरो का एक जनरल फॉर्म है। सेंटर चेंज का मतलब है कि n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस सम एक्स नॉट टू द पावर n। एक्स हमारा एक्स नॉट को जीरो ले लोगे तो यह आएगा, तो ओरिजिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, आपने कॉची का पढ़ा होगा। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर 1 अपॉन n, यही लगा दो यहाँ पे। वैसे तो ये वाला भी आपने पढ़ा होगा, 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 बाय ए एन, बट हम ये वाला यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों? याद रखो इस टर्म का यूज तभी करना जब आपके पास फैक्टोरियल हो, ठीक है। जब भी पावर वगैरह हो ना रेस टू, तो हमेशा इसका यूज किया करो, क्योंकि ये क्या करेगा, एक पावर को कम करेगा हमेशा। तो आते हैं यहाँ पे हमारा ए एन क्या है, ये हमारा ए एन है। तो 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 2 बाय n का रेज टू n स्क्वायर द होल पावर 1 अपॉन n। तो ये और एक कैंसिल हो गया। अब अंदर सॉल्व करते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाय n टू द पावर n। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिमिट का बहुत बेसिक फॉर्मूला है। 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n क्या होता है, e। तो यहाँ पे जो भी टर्म है ना, उसका उल्टा टर्म यहाँ पे होना चाहिए, तो वो e के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 बाय n है, और पावर में क्या है, n है, तो 1 बाय n का उल्टा है। तो एडजस्ट करते हैं ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाय n रेज टू n बाय 2 कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो 2 2 कैंसिल होके ये आएगा। अब ये बंदा अपने को पता है क्या होता है, e, लेकिन होल उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो e स्क्वायर। ये 1 बाय आर है, तो इसको टिक मत कर देना। r की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय ई स्क्वायर। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत ही बेसिक है, छोटा छोटा नॉलेज का यूज कर रहे हैं अपन, बहुत ज्यादा थियरी का यूज नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये तो डायरेक्ट एक डेफिनेशन ही है, मतलब रेशियो टेस्ट का डेफिनेशन। अगर इसको डेफिनेशन पता होगा तो डायरेक्टली कर देगा। ये इसका ऑप्शन जो है वो डी है, बट लेट अस सी क्या वो डेफिनेशन बोलता है। तो देखो, अगर डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर अपने पास पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस है, तो पहले तो पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस का मतलब समझो क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो सीक्वेंस के सारे टर्म है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब लेस देन 0 नहीं है, a1 a2 जो भी आएंगे। तो ये पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, तभी रेशियो टेस्ट अप्लाई होता है, हर सीक्वेंस में अप्लाई नहीं होता है। अगर यहाँ पे बोल देता ना कि लेट एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव नहीं लिखा होता, तब हम वो रेशियो टेस्ट का डेफिनेशन नहीं अप्लाई कर पाते। तब हमें मतलब एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके देखना पड़ता कौन सेटिस्फाई कर रहा है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इस तरह से हम जाते हैं। तो पहले एक डेफिनेशन वाले से जाते हैं, फिर ट्राई करेंगे कि एग्जाम्पल से क्या हम जा सकते हैं, क्या इसको भी टैकल कर सकते हैं। तो लेट अस सी। तो डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर ए एन एक पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन लेस देन 1 इम्प्लाइज लेस देन 1 विल इम्प्लाई कि ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं समेशन ऑफ ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है, और n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और ए एन के समेशन ऑफ ए एन कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन 0 के बराबर होता है। तो ये डेफिनेशन है। तो अब आते हैं ऑप्शन डी को पकड़ो पहले। देखो अपने को दिया l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 बाय ए एन। तो यहीं पे l लेस देन 1 है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी लेस देन 1 है। तो ये कंडीशन हो गया सेटिस्फाई, मतलब सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो इसका लिमिट कहाँ पे जाएगा, 0 पे। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट। बाकी सारे क्या हो गए, इनकरेक्ट। अब ट्राई करते हैं थोड़ा सा निगलेक्ट करने का। देखो मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ, तो लेट अस ट्राई इट। तो एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज देखते हैं इसको वापस से हम एक बार ट्राई करेंगे अगले लेक्चर में। तो मान लो कि किसी को ये डेफिनेशन वगैरह ऐसे वो सब चीज़ें नहीं पता है, तो आप वो क्या करें,
तो उसको पॉजिटिव टर्म का डेफिनेशन पता होना चाहिए, कुछ तो पता होना चाहिए ना यार। तो मान लेते हैं कि पहला मैं an लेता हूँ, an इज इक्वल टू n, ठीक है, an इज इक्वल टू n ले लिया मैंने, एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, ठीक है। अब मैं इसका l निकालने का ट्राई करता हूँ। l कितना आ रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1, तो n प्लस 1 बाय n। अब ये कितना आएगा 1, तो l की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, l की वैल्यू है यहाँ पे 1, ठीक है। तो इन दो ऑप्शन पे हम बात करते हैं, इस पे और इस पे l की वैल्यू 1 थी। तो इसने क्या बोला, जब l की वैल्यू 1 होगी तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an क्या होगा, 0 होगा। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an निकालो, ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, 0 थोड़ी ना आ रहा है, ये 1 थोड़ी ना आ रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे कंसिडर करने का, जहां पे l की वैल्यू लेस देन 1 आता हो, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि जो मेरा an है 1/n है, तो l की वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1, तो 1/1 प्लस 1/1/n, तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n प्लस 1, ठीक है। तो आई थिंक ये भी 1 पे जाएगा, ये लेस देन 1 पे नहीं जाएगा। ओके ओके, लेस देन 1 के लिए हमें कुछ और एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम काउंटर ढूंढ रहे हैं, एक भी काउंटर मिल गया तो हम उसको डिस्कार्ड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस। हाँ, ये रेशियो जो है वो लेस देन 1 आना चाहिए ना। तो लेट अस ट्राई टू कंसीडर an इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर लेके देखते हैं, आई थिंक वर्क कर जाना चाहिए n स्क्वायर। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस का स्क्वायर ऊपर होगा n स्क्वायर, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉमन 1/1 प्लस n द होल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो ये भी 1 पे आ रहा है। ओके ओके ओके, तो लेट अस ट्राई, आई विल ट्राई कि मैं एक फिगर आउट कर लूँ एक एग्जांपल। ओके, जो ओके इसका मैं सोचते हैं, अदरवाइज थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम, एक्चुअली थोड़ा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट अगर हम कर लेते हैं तो वो ईजी होता है, ठीक है। बट बाय डेफिनेशन तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। विल ट्राई टू डू इट विद कंस्ट्रक्ट वन एग्जाम्पल वेयर एल इज लेस देन 1। अगर आपके दिमाग में भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दो, ओके, सो दैट मुझे भी आइडिया हो जाए। 1 मिनट और सोचते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे फ्लिप कर जाएंगे। तो L शुड बी लेस देन 1, सो दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन 1। तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 कब होगी, जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, सॉरी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन है, बहुत ही काइंड ऑफ सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ आ सकता है अभी मैं बताऊंगा। तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an की बात किया है, इसका सम दिया है s, मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सीरीज है, यहाँ पे लिखा है। tn को डिफाइन किया उसने an प्लस 1 प्लस an प्लस 2, और हमें बोला है कि इसके बारे में बताओ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे tn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 which is summation n is equal to 1 to infinity an plus summation n is equal to 1 to infinity an plus 1 plus summation n is equal to 1 to infinity an plus 2। अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है s, तो s इज इक्वल टू क्या है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an।
तो s इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये देखो ये जो सीरीज है ना ये सेकेंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, a2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको अगर a1 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an प्लस 1 कर दो, कोई दिक्कत, ये 2 से स्टार्ट होगा ये, तो a2 प्लस, और सेम इसके लिए, तो ये प्लस ये क्या हो गया s माइनस a1 हो गया, और ये सिमिलरली इस ये जो टर्म है ये a3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा s माइनस a1 माइनस a2। अब इनको ऐड करो तो आपको मिलेगा 3s माइनस 2a1 माइनस a2, तो इजीली आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, कुछ लोग गलती आई थिंक यहाँ कर सकते हैं कि उन्हें लगेगा कि यार s इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an सम है, तो an प्लस 1 है, तो कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि इन्फाइनाइट सीरीज में से एक दो टर्म निकाल दो तो उसके सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका सम भी s होना चाहिए, इसका सम भी s होना चाहिए, इसका सम भी s होना चाहिए, तो ये 3s हो गया। ठीक है, तो इन्फाइनाइट टर्म सीरीज में से फाइनाइट टर्म निकाल दो तो उसके कन्वर्जेंट में फर्क नहीं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में फर्क नहीं पड़ता है, स्टेटमेंट ये है, ना कि उसके सम पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से स्टूडेंट इसको बहुत ही बड़े बड़े मेथड से करने वाले हैं, डेरिवेटिव का डेफिनेशन लगा के, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर उसके डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एग्जिस्ट करता हो। बट मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, देखो कभी भी अगर ऐसा कुछ दिया हो एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू समथिंग, x ग्रेटर देन समथिंग, ऐसा कुछ भी हो फंक्शन, और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो जो डिफरेंशिएशन आएगा वो इसकी वैल्यू होगी, वो एफ डैश की वैल्यू होगी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप डिफरेंशिएट कर दो तो आपको अगेन यहाँ पे कुछ मिलेगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा, यहाँ पे x इक्वल टू साइन हटा दो क्योंकि हमें पता नहीं इक्वल टू साइन पे क्या हो रहा है डेरिवेटिव का, तो ये हो गया। अब इसको चेक करो, अगर ये कंटिन्यूअस आ रहा है ना, ये एफ डैश कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है, जो लिमिट की वैल्यू आएगी वही इसका डेरिवेटिव होगा, वही इसकी वैल्यू होगी, डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तो फिर ये फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। अगेन ये भी एक तरह का फंक्शन है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिर आपको कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, यहाँ पे x लेस देन कुछ, x ग्रेटर देन कुछ। अगर ये कंटिन्यूअस हो गया तो जो वैल्यू आएगी लिमिट की वही इसकी वैल्यू होगी और ये एग्जिस्ट करेगा, बट अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखो अभी आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके पीछे थियरी है छोटा सा, बट आई थिंक अभी वो बताने का टाइम नहीं है इतना, तो क्योंकि वी आर डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप एक लॉजिक याद रख लो। ठीक है, तो क्या ये कंटिन्यूअस है? ओके, हम आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपना काम हो जाएगा। तो a कुछ भी रियल नंबर है तो किस, देखो अगर इस कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो इसमें जीरो डालेंगे, इसमें जीरो डालेंगे, तो यहाँ से हमें a स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से हमें a क्यूब मिलेगा। तो कब कब ये इक्वल होंगे? हमें कंटिन्यूटी के लिए दोनों इक्वल चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो a क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर, तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर a माइनस 1 इज 0, तो a की वैल्यू या तो 0 हो और a की वैल्यू या तो 1 हो, क्योंकि डेरिवेटिव निकालने के लिए फंक्शन का सबसे पहले कंटिन्यूअस होना तो जरूरी है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, तो ये a इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है और a इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो डेरिवेटिव भी यहीं पे हम डेरिवेटिव की बात भी करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी, अब a इज इक्वल टू आप 0 रख देते हैं एक बार, तो फंक्शन क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। ये कंटिन्यूअस है, बिल्कुल 0 0 आ रहा है, तो
आप डेरिवेटिव ले सकते हो, जैसे कि मैंने बोला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और ये आप ऐसे लिख दिया। अब क्या ये कंटिन्यूस है? हाँ, ये कंटिन्यूस है, क्योंकि ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश एग्जिस्ट, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0। अब किसी को लगेगा भाई एफ डैश 0 तो एफ डबल डैश भी तो 0 होगा, ऐसा नहीं होता है। एफ डबल डैश निकालो तो ये कितना आएगा? 2, ये आएगा 6, ये स्क्वायर था तो 6x, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। अब ये कंटिन्यूस है? नहीं, तो ऑब्वियसली इसने बोला है कि एग्जिस्ट एग्जिस्ट एग्जिस्ट, तो ये तो चले गए फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, इन्फाइनेटली मैनी वैल्यू, तो ये सब तो चले गए, क्योंकि एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा है ना। तो क्योंकि हमें कंटिन्यूटी कहाँ चाहिए, हमें डेरिवेटिव कहाँ निकालना है, या तो 0 पे या तो 1 पे, इसी 2 पॉइंट पे हम चेक करेंगे, जब a की वैल्यू 0 या तो a की वैल्यू 1 हो। तो 1 पे भी देख लो, ठीक है। जैसे अगर किसी को लगेगा कि सर एग्जैक्टली 1 वैल्यू, तो क्या पता 1 पे ये एडजस्ट कर जाए, 1 पे देख लेते हैं। तो एफ एक्स 1 पे क्या होगा? x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 क्यूब, और x लेस देन 0 इक्वल टू, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश क्या होगा? पहले तो बताओ ये कंटिन्यूस है? हाँ, क्योंकि 1 क्यूब 1 क्यूब 1 आएगा, तो एफ डैश निकाल सकते हो। तो 2x प्लस 1, 3x प्लस 1 स्क्वायर, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। क्या ये कंटिन्यूस है? नहीं, ये 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो जब पहला डेरिवेटिव ही नहीं कंटिन्यूस है, तो अगला डेरिवेटिव कहाँ से निकलेगा? तो इन्हीं 2 पे निकाल सकते थे। तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ 1 पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली 2 पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी के लिए सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस सिर्फ 2 वैल्यू ऑफ ए के लिए है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट। तो इस तरह के लॉजिक से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये पूरा सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी इंप्रूवमेंट वीडियो में चाहिए, फिर कोई भी डाउट है क्वेश्चंस रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड बाय।